आप देख रहे हैं 11 बजे की 11 खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। उनसे मिलकर आशीर्वाद लिया गया है। मणिराम दास छावनी में पहुंचकर सीएम योगी ने उनका हाल जाना है। काफी देर तक दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई है। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं। ये मुलाकात कई मायनों में खास, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे, जो सोएगा वो खोएगा और हनुमान जी के गदा का जिक्र किया है। तो ऐसे में ये मुलाकात बहुत खास हो जाती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर भी चर्चा की गई है। तस्वीरें आपके सामने मुलाकात के दौरान की। विशेष रूप से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर उनसे की है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत लंबी नहीं, छोटी सी मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात के मायने अनेक। बड़ी बातें इस मुलाकात से निकलकर जो सामने आई है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि पूरे देश में राजनीति उठक पटक ज़रूर मचाएगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहाँ से निकली हुई एक एक बात पूरे देश में फैलती है। आगामी चुनाव कह लीजिए, या फिर आप आने वाले कुछ सालों के बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे, आप इस बात की छाप उन चुनावों में भी पड़ते हुए देखेंगे। फिलहाल आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे बयान का जिक्र कर डाला है और एक और बड़ी बात कही है कि जो सोएगा वो खोएगा। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान सुना गया। कार सेवकपुरम में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। सनातन विरोधियों पर चलेगी बजरंगबली की गदा, ये मुख्यमंत्री योगी ने कहा है। चैन से सोने का समय नहीं है ये, क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा। जाति मजहब के नाम पर बटना ठीक नहीं है। हम बटेंगे तो हम कटेंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में सीएम योगी ने संतों से मुलाकात के दौरान ये बड़ा बयान दिया। तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद, या कहिए कि गोरखपुर के लिए जो रवानगी हुई है, आज दीपावली का उत्सव, दीपावली का पर्व उन लोगों के साथ मनाएंगे सीएम योगी जिनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी कभी पूछ नहीं की गई, इनकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ योगी सरकार ने इन पर ध्यान दिया, इसलिए उनके साथ दीपावली मनाएंगे। लेकिन उससे पहले की आज की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। रामलला के दर्शन किए गए, उससे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की गई और फिर अंत में संतों से मुलाकात की गई है। संतों से मुलाकात में जो बयान मुख्यमंत्री ने दे दिया है, वो आज, ना सिर्फ आज, बल्कि अब जब तक चुनावी सरगर्मियां रहने वाली हैं तब तक वो बयान सुनाई देगा। जन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कल भी विशेष पूजन किया गया था और आज जब गोरखपुर जाने का समय था तो उससे पहले भी सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए गए। मंत्रोच्चारण के बीच में विधि विधान तरीके से हनुमान जी का पूजन किया गया। और देखिए, अपने बयान में जब संतों से मुलाकात की है तो जो सनातन विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, उनके लिए हनुमान जी की गदा का जिक्र किया गया है। उनके ऊपर हनुमान जी अपनी गदा चलाएंगे। चैन से सोने का वक्त नहीं है ये। अब हिंदुओं को, सनातनियों को उठ खड़े होने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सनातन युग चल रहा है। एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। कई ऐसे कार्य हैं जो अब किए जाने हैं, जिनका जिक्र उन्होंने कल अपने संबोधन के दौरान किया है। तो चर्चा का विषय ना सिर्फ आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संतों के बीच में जो कटेंगे तो बटेंगे वाला बयान रहेगा, बल्कि कल भी जब रामलला के दर्शन किए गए, 28 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए, उस वक्त भी जो संबोधन अयोध्या वासियों के माध्यम से पूरे देश को किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो भी चर्चा का विषय रहेगा।
आगे आप ये जानिए कि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी अयोध्या के मीरापुर बुलंदी गांव भी पहुंचे। उन्होंने माझी समुदाय की महिलाओं के साथ मुलाकात की और उनको दीपावली के तोहफे भी भेंट किए। यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके अंधकार का हो, अज्ञानता का हो, अराजकता का हो, अव्यवस्था का हो, उन सब के खिलाफ हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एकता के सूत्र में जुड़ करके सर्वत्र ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, प्रकाश का उजियारा दिखाई दे, इसका संदेश दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकाश पर्व उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि का कारक बने। सीएम योगी इस साल भी गोरखपुर में वनटंगिया समुदाय के साथ अपनी दीपावली मनाने जा रहे हैं। तिकुनिया जंगल के वनटांगिया गांव में सीएम दीपावली मनाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं, लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। और ये बड़ी अपडेट आपको देते हैं। कानपुर एकता हत्याकांड से जुड़ी हुई इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं हर दिन। पुलिस को किसी मददगार के शक होने का यहां पर संदेह मिल रहा है। किसी और दूसरे बंदे ने या कहिए कि कई लोगों की इस हत्याकांड में भागीदारी है, ये शक है पुलिस को। हत्या के दिन जिम ट्रेनर ने एंट्री नहीं की है, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। रजिस्टर में जिम ट्रेनर का नाम नहीं है, समय दर्ज नहीं है। घटना के दिन ग्रीन पार्क के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। सीसीटीवी बंद होने की वजह भी अब जांची जा रही है। जांच में जुटी पुलिस चश्मदीदों की तलाश कर रही है। डीएम आवास के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जानी है। लखनऊ से खबर, जहां पर शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की संपत्तियों की नीलामी होगी। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां 9 दिसंबर तक देश नहीं लौटने पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल राशिद नसीम ने दुबई में शरण ले रखी है। ईडी ने यूएई दूतावास के जरिए राशिद नसीम को नोटिस भेज दिया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी कि फियो के तहत आरोपी की चल अचल संपत्ति को नीलाम किया जाता है, जिसमें राशिद नसीम के खिलाफ अब ये कार्रवाई हो सकती है। अगर वो देश नहीं लौटते हैं तो ये कार्रवाई की जाएगी। 9 दिसंबर तक का उनके पास समय है। और ये बढ़ रहे हैं आगे, एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुखद हादसा हुआ है बदायूं में, जहां भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो और कार की जबरदस्त टक्कर, 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज कईयों का जारी है और डॉक्टर्स का कहना है कि कईयों की हालत गंभीर भी है। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब लोग दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। नोएडा से दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे कार सवार ये लोग, तभी हादसे का शिकार हो गए। 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, कई लोग घायल। आज प्रातःकाल थाना मोजरिया क्षेत्र में टेम्पू और पिकअप में आपस में एक्सीडेंट होने पर यहाँ पर सीएससी में 5 लोग लाए गए हैं, जिनकी 5 की डेथ हो गई है। बाकी उपचाररत हैं। मौके पर पुलिस फोर्स है और तब डॉक्टर लोग आ गए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 लोगों की डेथ। सर, इनकी शिनाख्त हो पाई कहाँ के ये जिसमें लोग थे, कहाँ अभी से? 1 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जो ककरी बरेली क्षेत्र का रहने वाला है और उसके जीजा ने उसकी शिनाख्त की है।
और ये बढ़ रहे हैं आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर निर्माण निगम के पूर्व एमडी पर शिकंजा कसा गया है। पूर्व एमडी सीपी सिंह से ईडी करेगी पूछताछ। सीपी सिंह के घर में जाकर पूछताछ होगी क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं है। ऐसे में सीपी सिंह के घर जाया जाएगा। बीमारी के चलते घर जाकर पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम के द्वारा 3 बार जारी हो चुका है उनके खिलाफ नोटिस। स्मारक घोटाले में ईडी पूछताछ करने जा रही है सीपी सिंह से। और आइए बढ़ रहे हैं आगे, फतेहपुर की खबर जानिए, जहां पर पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा शख्स भी चाकूबाजी में घायल हुआ है। आरोप के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद में पत्रकार की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सदर कोतवाली भिटोरा बाईपास की यह घटना है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक युवक दिलीप सैनी, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इनको तत्काल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये सभी युवक आपस में एक दूसरे के परिचित थे और किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं बहराइच में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने टॉप 50 गैंगस्टर की सूची में शामिल देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की संपत्ति पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने उसकी पत्नी की संपत्ति कुर्क की है। इसको लेकर सारिका सिंह ने मकान पर नोटिस चस्पा किया है। सारिका सिंह के मकान पर नोटिस चस्पा हो चुका है। जुलाई 2022 में देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है, जिसमें होटल्स शामिल हैं, रेस्टोरेंट्स शामिल हैं। अब उसकी पत्नी सारिका सिंह के 1 करोड़ 47 लाख की कीमत के मकान पर अब कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व सांसद और कई बार के विधायक रहे बाहुबली डीपी यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। इसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने नोएडा से 2 शूटर्स गिरफ्तार किए थे, जिसके बाद शूटर्स ने दिल्ली पुलिस को बेहद चौंकाने वाली बात बताई। डीपी यादव को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई थी। इसी के बाद अब डीपी यादव ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। मेरे रास्तों को राजनीतिक उसको रोकने के लिए लोगों ने मेरे परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचाया है और मुझे भी ये खतरा लगातार हमेशा बना रहता है। इसलिए मैंने इन षड्यंत्र वालों के खिलाफ और अपनी जान माल की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से अपनी बात कही है और सुरक्षा की मांग की है कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सवाल ये है कि इसमें कुछ वर्ग विशेष के लोग भी शामिल हैं। नोएडा में मेट्रो हॉस्पिटल के पास में जमकर मारपीट हुई है। सेक्टर 12 इलाके में दुकान पर 2 पक्ष भिड़ गए और इनके बीच जमकर लात घूसे चले हैं। सामान खरीदने के दौरान बहस हुई। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की ये घटनाएं, तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर बांदा जिले में सिक्का निगलने से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, परिजन बच्ची को लेकर फौरन अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चिल्ला थाना इलाके की ये घटना है, तस्वीरें आपके सामने हैं। गम का माहौल घर में। छोटी सी बच्ची, जिसने 1 साल की बच्ची, जिसने खेलते खेलते मुंह में एक सिक्का डाल लिया और गटक गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ी, परिवार अस्पताल लेकर गया बच्चे को, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। उधर फिरोजाबाद में पुलिस ने किन्नर और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर ने अपने
गुरु की हत्या की कोशिश का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र की ये वारदात है। आरोप के मुताबिक इलाके में अपने वर्चस्व को बनाने के मकसद से घटना को अंजाम दिया जा रहा था। शिष्या किन्नरों ने अपने गुरु किन्नर की हत्या कराने के लिए बदमाशों को 10 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। दीपावली के दिन हत्या करने की बात भी सामने आई है। हत्या करने के बाद क्षेत्र में दहशत फैलाई जाने की साजिश थी। इस काम के लिए बदमाशों को एडवांस में 42,000 रुपए दे दिए गए थे। बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दिए जाने थे। दोनों किन्नरों ने गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। इसको लेकर पीड़ित किन्नर ने थाना रामगढ़ में रिपोर्ट लिखवाई है। किन्नर है, रामगढ़ रोड, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने शिकायत की थी कि इन्हीं के चेले पिंकी किन्नर और सब्बू किन्नर ने इसकी हत्या के लिए 5 लोगों को 10 लाख रुपए की सुपारी दिया है। इस संबंध में इनके तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्परता से पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, जिसमें पूरा मामला ये प्रकाश में आया कि पिंकी किन्नर और सब्बू किन्नर जो मम्पी के चेले हैं, इन लोगों ने दीपावली के दिन दहशत फैलाने के उद्देश्य से मम्पी किन्नर की हत्या के लिए 5 लोगों को इन लोगों ने सुपारी दी थी 10 लाख रुपए। दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों में त्योहार मनाए जा रहे हैं आज, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से बसें भी कम पड़ रही हैं और लोग अपने घर तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बसों की इतनी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही है। प्राइवेट बस संचालक ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लोगों को बस की छत पर बिठाकर बस को चलाया जा रहा है। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे से ये बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इतनी बड़ी लापरवाही है ये कि अगर छोटी सी गलती यहाँ से ड्राइवर से हो जाती है तो बड़ा हादसा हो जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की जेब में मोबाइल फोन फट गया अचानक से, जिसके बाद वो घायल हुआ और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेब में फटा मोबाइल फोन, हादसे में घायल हुआ शख्स। अगर आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा सावधान रहिए, कहीं आपके मोबाइल फोन की बैटरी में कोई दिक्कत तो नहीं तो आगे चलकर इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही सावधान करने वाली खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर में रहने वाले ऋषि कुमार के साथ ये घटना हुई। उनकी जेब में स्मार्टफोन था, जिसमें अचानक जोर का धमाका हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मोबाइल ब्लास्ट से ऋषि घायल हो गए। उनकी जांघ में गंभीर चोट आई, जिसके बाद ऋषि को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। के बाद उन्होंने आग भी बुझाई। दरअसल में न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगर आग को तत्काल नहीं बुझाया गया होता तो पूरे कपड़े में आग लगती और जलकर राख हो जाते। गंभीर मामला सामने आया है और इसके बाद ऋषि ने यह भी बताया कि वो लीगल एड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं मोबाइल कंपनी के खिलाफ। फिलहाल वो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन चोट लगी है और गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टर ने कहा है करीब 20 से 25 दिन का वक्त लगेगा उन्हें हील होने में। बैठते ही भाग बहुत तेज विस्फोट हुआ, जैसे बम फटते हैं, बहुत तेज। मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद देखा जलने लगा पूरा, मतलब मर गया बचाओ। फिर गेट खोल के मैं बाहर निकल आया। अगर गेट बंद रहता है, गाड़ी स्टार्ट होता तो फिर उसी में जल करके मर जाना था बिल्कुल। तो मेरा बुद्धि काम किया, भगवान कृपा रहा कि गेट खोल के मैं बाहर आ गया। ऋषि कुमार नोएडा के सेक्टर 63 में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। शाम का वक्त था जब यह हादसा हुआ। वो फैक्ट्री से अपने घर जाने के लिए निकले थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, उनकी पैंट की जेब में रखा मोबाइल फोन फट गया। इसके बाद वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतरे। वहाँ मौजूद गार्ड ने उनकी मदद की और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, अब उन्हें मोबाइल चलाने में भी डर लग रहा है, खौफ है। न सिर्फ जो ऋषि हैं जिनके साथ ये घटना हुई, बल्कि पूरा परिवार दहशत में है। और अब मोबाइल फोन वो बहुत ही संयम के साथ और संतुलन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। और लगातार अपने लोग, अपने दोस्त, अपने परिवार के सदस्यों से भी यही अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब वो मोबाइल का फोन करीब अपने से 10 मीटर 20 मीटर दूर रखते हैं ताकि अगर कोई घटना भविष्य में हो तो जान माल का खतरा नहीं हो।
स्पीकर ऑन करके बात कर रहे हैं और माथे के पास फोन रख करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ये सब बता रहे हैं, हम घर परिवार में अलर्ट हो गए हैं और डरे हैं बुरी तरह से, क्योंकि मेरा हाल देख करके बच्चे मेरे रोने लगे काफी ज्यादा कि ये कैसे हो गया, वो यकीन ही नहीं हो रहा था कैसे होगा। आखिर मोबाइल की बैटरी क्यों फटती है? बार बार ऐसे हादसे क्यों सामने आते हैं? दरअसल बैटरी ओवरहीट होने की वजह से मोबाइल के फटने की आशंका रहती है। फोन जब चार्जिंग पर लगा हो तो उस वक्त उसका इस्तेमाल ना करें, इससे बैटरी गर्म हो सकती है। 100% बैटरी चार्ज करना जरूरी नहीं माना जाता। वहीं चार्जर उसी फोन का इस्तेमाल होना चाहिए जो खरीदा गया। अगर चार्जर खराब हो जाए तो अच्छी क्वालिटी का चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी फोन को प्लग में लगाकर लंबे समय तक चार्ज नहीं करना चाहिए। सस्ते या नकली चार्जर का इस्तेमाल करने से बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है। अपने फोन को सीधी धूप या तेज गर्मी के संपर्क में लाने से बचाना चाहिए। आज के दौर में स्मार्टफोन का चलन है, वो हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन स्मार्टफोन इस्तेमाल करते वक्त बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू भी। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों तंत्र साधना में इन उल्लुओं का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इनका शिकार किया जाता है और कैसे इनको शिकार करने से इस बार बचाया जा रहा है, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। दिवाली की रात तंत्र साधना कोई नई बात नहीं है। दिवाली रात को कालरात्रि या महानिशा के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि इष्ट पूजा या फिर किसी विशेष लक्ष्य की सिद्धि की खातिर इस रात की गई पूजा का बहुत ज्यादा महत्व और फल मिलता है। शायद इसीलिए दिवाली की रात को पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के लिए तांत्रिक और साधक पूरे साल इंतजार करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तंत्र मंत्र की आड़ में कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो न सिर्फ विचलित करने वाली हैं बल्कि निर्दोष जीवों के लिए घातक साबित हो जाती हैं। दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंथ को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। दिवाली की रात में होने वाली तंत्र पूजा में कई जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल होता है। इसी में शामिल है दुर्लभ प्रजाति के उल्लू। इन उल्लुओं का तंत्र साधना में इस्तेमाल किया जाता है और कई बार बलि भी दी जाती है। बस पक्षी सब जंगम में आते हैं, अनबोला पक्षी होते हैं। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। ये बिना पढ़े लिखे, बिना जाने, बिना अनजाने मूर्ख लोग इन पशुओं की। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय वनटांगिया गांव पहुंच चुके हैं और इस गांव के लोगों के साथ ही आज दीपावली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी मौजूद हैं इस समय मंच पर, उनके साथ संजय निषाद भी इस समय मंच पर मौजूद हैं। तो ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि वनटांगिया समुदाय ये वो गांव है जिनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिनके लिए कभी कुछ नहीं किया गया। इनके माध्यम से पिछली सरकारों पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हैं और यही आरोप लगाया जाता है कि वो समुदाय है जो हमेशा अछूता महसूस करता रहा है। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद देखिए महत्व इस समुदाय का कि खुद प्रदेश के मुखिया वनटांगिया गांव पहुंचकर इस समुदाय के लोगों के साथ अपनी दीपावली मनाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू होगा, आपको फिर ले चलेंगे इस कार्यक्रम में।